हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है लीगल कंसिक्वेंस ऑफ कमिंग इन एंड गोइंग आउट के लोगों के नहीं, पार्टनर के आने का और जाने का कंसिक्वेंस क्या होगा, लीगल इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्टनर के आने का। इट मीन्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। किसकी बात करूँगा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पार्टनर के आने का इफेक्ट क्या होगा। एक नया पार्टनर आया है, ठीक है। मैं बात करूंगा कि उसकी लायबिलिटी कब से क्रिएट होगी। तो जी कब से क्रिएट होगी सर? जिस दिन वो आया है उस दिन के बाद से उसकी भी लायबिलिटी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे रिमेनिंग पार्टनर्स की है। बिल्कुल सही बात है। मैं बात करता हूं क्या उसकी वो आया उससे पहले की कोई लायबिलिटी हो सकती है? तो आपका आंसर होगा नो, कि एक पार्टनर जिस दिन फर्म में एडमिट करता है उसके बाद उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। क्लियर है। लेकिन एक केस ऐसा है, कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे बुक्स में। वो क्या मिलेंगे कि सपोज एक बंदा आया ए, पहले से पार्टनर थे बी एंड सी। क्लियर है। इन बी और सी ने ए के साथ एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि भैया तू हमारे पुराने ओल्ड डेब्ट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। क्या बनाया? कि तू हमारे ओल्ड डेब्ट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ए ने बोला ठीक है मैं हो जाऊंगा, अपनी रजामंदी अपनी हाँ दे दी। ये बैठे हैं क्रेडिटर्स जिनका डेब्ट था, जो उधार पैसा मांगते थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये क्रेडिटर किसको कंपेल कर सकते हैं, बी सी को या ए बी सी, तीनों पार्टनर्स को? तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ किसको? बी और सी को। क्यों? इसलिए क्या? क्योंकि सर जब भी एक नया पार्टनर आता है तो उसकी पुराने टाइम से वो जब एंट्री की है उससे पहले उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। यहां इसका आंसर ये नहीं होगा। इन नॉर्मल केस अपन ने क्या पढ़ा है कि जिस दिन एक पार्टनर नया आया है उससे पहले उसकी कोई लायबिलिटीज नहीं होती। लेकिन इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए जब भी नया आया था उसने बी और सी के साथ ये एग्रीमेंट बनाया था कि भैया मैं क्या करूंगा, पुराने डेब्ट्स भी पे कर दूंगा। सिर्फ इनसे बनाया है, इस चीज से काम नहीं चलेगा और वो रेस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी के लिए नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ए ने एंट्री की, ए बी सी तीनों ने मिलकर इस क्रेडिटर को कहा कि भैया तेरे पैसे के लिए हम तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, ए ने भी ये कहा और इस क्रेडिटर ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। इट मींस नोवेशन का केस हो गया। ध्यान रखना, नोवेशन कैसे? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था बी और सी के जगह पे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट किससे बन गया? ए बी सी में। इस केस में ये ए एक न्यू पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ध्यान देना, इन नॉर्मल केस जब भी कोई पार्टनर एंट्री करता है तो वो पुराने डेब्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन अगर वो क्रेडिटर्स के साथ मिलके, रिमेनिंग पार्टनर और क्रेडिटर्स के साथ में मिलके अगर कोई एग्रीमेंट बना लेता है कि मैं ओल्ड डेब्ट्स के लिए हाँ करता हूं और ये भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस केस में ये भी ओल्ड डेब्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये किसका इफेक्ट था? कमिंग इन का। इट मींस एडमिशन का, कि भाई एक पार्टनर एडमिट होगा तो जिस दिन वो एडमिट हुआ है उसके बाद उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा गोइंग आउट की। क्या? गोइंग आउट, बाहर जाना। तो फर्म से बाहर कैसे कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं, फर्म से बाहर आप जा सकते हो रिटायर होके। कैसे? थ्रू रिटायरमेंट। दूसरा, आप फर्म से बाहर कैसे जा सकते हो? उसके बाद मैं अगर बात करूं तो उसके बाद आप जा सकते हो एक्सपल्शन, आपको खुद को ही बाहर निकाल दिया जाए। तीसरा, आप इंसॉल्वेंट हो जाओ। और लास्ट अगर मैं बात करूं, आप मर जाओ डेथ के केस में। कौन कौन से केस में गोइंग आउट हो सकता है? रिटायरमेंट के केस में, एक्सपल्सन के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में और डेथ के केस में। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? रिटायरमेंट की। तो भैया रिटायरमेंट तीन तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है रिटायरमेंट? सबसे पहला, ऑल पार्टनर्स कंसर्न्ड, सारे पार्टनर्स की सहमति हो। मैं जानना चाहता हूं भाई मेरे को जाने दो, सारे पार्टनर्स ने कहा तू जा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। दूसरा, रिटायरमेंट का जो टाइप आएगा वो आएगा थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा था 2 साल के लिए पार्टनरशिप है, 2 साल बाद कोई भी जा सकता है, 2 साल हो गए मैं जाना चाहता हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। और तीसरा जो केस होगा वो होगा बाय नोटिस, कि मैं अगलों को बता दूं भाई मेरे को जाना है। ये किस केस में होगा? पार्टनरशिप एट विल में। किस में होगा? पार्टनरशिप एट विल में। ऐच्छिक साझेदारी, जिसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वहां मैं जब चाहे तब पार्टनरशिप को क्या कर सकता हूं? छोड़ सकता हूं। सिर्फ किसके थ्रू? नोटिस के थ्रू। तो ध्यान देना,
कि जब एक बंदा क्या हो, रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन के बाद के किसी भी एक्ट के लिए ना तो वो और ना ही उसकी असेट रेस्पॉन्सिबल होगी। ध्यान रखोगे आप कि जैसे ही बंदा क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, तो जिस दिन वो रिटायरमेंट हुआ है उस दिन के बाद से न तो वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न ही उसका शेयर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ध्यान रखना, उसे क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। सिर्फ चले जाने से उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देगा, पब्लिक को बता नहीं देगा कि मैं जा रहा हूं, तब तक वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिटायरमेंट के केस में लायबिलिटी कब तक चलेगी, जब तो वो क्या ना दे दे, पब्लिक नोटिस ना दे दे। पब्लिक नोटिस दिया, इसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, न ही उसका शेयर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूं एक्सपल्शन की, निष्कासन की, कि एक पार्टनर को कैसे निकाला जा सकता है। हम गोइंग आउट की बात कर रहे हैं, तो पहला केस था रिटायरमेंट। अब बात कर सकते हैं एक्सपल्शन की। तो एक्सपल्शन का मतलब निकालना। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को निकाल सकते हैं? अब आप बोलोगे सारे ही मिल गई, मेजोरिटी हो गई। नहीं, न सिर्फ मेजोरिटी बल्कि सारे पार्टनर, 10 पार्टनर है और 9 मिल गए, बोला इसको एक को निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं? इसको नहीं निकाल सकते। तो फिर आप बोलोगे एक्सपल्शन होगा कैसे? तो इन नॉर्मल सेंस में आपको क्या कह रहा हूं, इवन मेजोरिटी ही नहीं, सारे पार्टनर भी मिल जाए तो एक पार्टनर को नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे एक पार्टनर को निकाला जा सकता है। कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई हो गई तो हम एक पार्टनर को निकाल सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला ये कि भैया डीड में मेंशन होना चाहिए, उस डीड में इस चीज का एग्रीमेंट बना हो कि इस पार्टनर को निकाला जा सकता है या किसी भी पार्टनर को निकाला जा सकता है। दूसरा, उस पावर को जो एक्सरसाइज किया गया है वो किन्होंने किया है? मेजॉरिटी ने, मोस्टली लोगों ने मिलके किया है। और तीसरा केस क्या? गुड फेथ में किया है। कैसे किया है? गुड फेथ में। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन एक पार्टनर को फर्म से बाहर निकाला जा सकता है। वो 3 केस कौन से हैं? जब डीड में मेंशन हो, लिखा हुआ हो कि पार्टनर का एक्सपल्शन किया जा सकता है। दूसरा, पावर जो एक्सरसाइज किया गया, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने मिलकर डिमांड की है कि इस पार्टनर को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। और तीसरा, किसमें होना चाहिए एक्सपल्शन? गुड फेथ में। अब गुड फेथ कब माना जाएगा? गुड फेथ के लिए 3 कंडीशन है। पहला, ये जो एक्सपल्शन हो रहा है वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जिस पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसको आपने क्या दिया हो, नोटिस दिया हो, बताया हो कि भाई तेरे को निकाल रहे हैं। और तीसरा, उसे हियरिंग का टाइम दिया हो। अगर ये 3 चीजें आपने की है देन आपने क्या किया है, गुड फेथ किया है। तो ध्यान रखना कि अगर एक पार्टनर को निकालना है, डीड में मेंशन होना चाहिए, सारे पार्टनर ने मिलके ये पावर को यूज किया हो, गुड फेथ में किया हो। और गुड फेथ कब आएगा? जब वो काम पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में हो, नोटिस दिया गया हो उस पार्टनर को, हियरिंग का टाइम दिया गया हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। तीनों की वाइफ एक क्लब में घूमने के लिए गई, ठीक है। वहां पे तीनों की लड़ाई हो गई और ए की वाइफ ने बी और सी की वाइफ का सर फोड़ दिया, ठीक है। अगले दिन बी और सी ने ए को बुलाया, यहाँ भाई और तेरे को हम पार्टनरशिप से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरी वाइफ ने हमारी वाइफ का सर फोड़ दिया। तो क्या ये एक्सपल्सन हो सकता है? चलो यहाँ देखते हैं भाई, क्या डीड में मेंशन था? मेरे को नहीं पता, चलो ये मान लेता हूँ डीड में मेंशन था, ठीक बात है। क्या मेजोरिटी यूज हुई है? बिल्कुल हुई है, 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तीसरा, गुड फेथ। तो गुड फेथ के लिए मेरे को देखना था पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है क्या। तो जी ये बात हाँ पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में हो गई। ये तो एक उनकी क्या है, पर्सनल लड़ाई है, उनका पर्सनल मैटर है। इसके बीच उस पार्टनर को नहीं निकाला जा सकता क्योंकि पार्टनरशिप को इस चीज से कोई लेन देन नहीं है। तो इस केस में उस पार्टनर को भले ही वो दोनों पार्टनर मिल जाए, फर्म से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसको निकालना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में हो तो उस केस में उसे निकाला जा सकता है। या फर्म के गुडविल का लॉस हो रहा है, जैसे एक पार्टनर चोरी करते हुए पकड़ा गया, क्लियर है, अपने फर्म में नहीं बाहर चोरी करते हुए पकड़ा गया, क्या रिमेनिंग पार्टनर उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको निकालना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है। हमारी गुडविल खराब हो रही है, हम उसे नोटिस दे देंगे, हियरिंग का टाइम देंगे और फर्म से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। क्लियर है। तो ये किसका पॉइंट था, एक्सपल्सन का। अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की, कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या होगा।
तो ध्यान देना भाई कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है उस दिन से न तो फर्म उसको जानती है भाई तू कौन है, और न वो फर्म को जानता है। इट मीन्स उस दिन से फर्म के किसी भी एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसके किसी भी एक्ट के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वो इंसॉल्वेंट हुआ उसी दिन, उसे कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ उसी दिन से न तो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और न ही वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किसकी, डेथ की, मर जाए तो इसमें जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन 37 एप्लीकेबल होगा। डेथ के केस में सीधी सी बात है, या तो एक पार्टनर चला जाए, खुद चला जाए, या उसकी डेथ हो जाए और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल ना किए जाएं, क्या नहीं किया जाए, उसका हिसाब नहीं किया जाए और उसका शेयर अभी भी उस फर्म में बना हुआ है, उससे फर्म अभी भी पैसा कमा रही है, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो खुद जिंदा है तो अपना हिसाब वो करवाएगा, अगर वो जिंदा नहीं है तो उसका लीगल हायर, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका बेटा या बेटी वो हिसाब करवाएंगे। तो उनके पास दो ऑप्शन है, पहला कि उसका प्रॉफिट का जो शेयर बनता है वो कैलकुलेट किया जाएगा, उसका जो एग्रीड शेयर है प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका हिसाब नहीं किया गया है, तो उसका जितना प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट के शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC एट द रेट ऑफ 6%, 6% से क्या IOC विच एवर इज हायर, इन दोनों में से ज्यादा होगा उसे वो पे कर दिया जाएगा। उसे ये ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई तेरा प्रॉफिट में से जो शेयर बनता है वो ये रहा, सपोज 100 रुपए, और IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेरा बनता है 120 रुपए, तेरे को जो ज्यादा लगता है वो वाला तू ऑप्ट कर ले। क्लियर है? किस केस में? डेथ के केस में सेक्शन 37 एप्लीकेबल होगा। क्या कहते हैं, या तो आपका जो शेयर बनता है उस शेयर को ले लो आप, या आपका IOC एट द रेट ऑफ 6%, इन दोनों में से जो ज्यादा है आप वो ले सकते हो। क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक किसका खत्म हो गया, लीगल कंसिक्वेंस ऑफ कमिंग इन एंड गोइंग आउट। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।